गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल लास्ट लेक्चर में हमने परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के कारण जो हमारे उत्पादन में परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। जो भी हमारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं, इसमें क्या होता है कि जो हमारे स्थिर साधन हैं वो तो स्थिर रहते हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं रहता है। सिर्फ उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों में चेंज होता है, उसके कारण जो हमारे उत्पादन में परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। फॉर एग्जाम्पल के लिए भूमि हमारा स्थिर साधन है और श्रम हमारा परिवर्तनशील साधन है। जैसे जैसे किसी भी भूमि पर हम श्रमिकों की संख्या बढ़ाते जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे उत्पादन में भी परिवर्तन आता है। तो इस परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से रिलेटेड प्रोफेसर स्टिगलर और श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने भी अपने मत प्रकट किए हैं। कल हमने इसके एजम्पशंस के बारे में भी पढ़ा था। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की कौन कौन सी मान्यताएं हैं कि इसमें केवल परिवर्तनशील साधनों में ही परिवर्तन होता है, स्थिर साधनों में नहीं होता। तकनीकी स्तर होता है वो भी हमारा समान रहता है। यह नियम केवल अल्पकाल में ही लागू होता है। उत्पादन के सभी साधन समरूप होते हैं, उनमें भी चेंजेस नहीं होता है। आज इसी नियम की हम व्याख्या पढ़ेंगे कि उत्पादन की अवस्थाओं की व्याख्या की जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है उसमें उत्पादन की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम या उत्पादन की अवस्थाओं की व्याख्या, इसमें हमारी मोस्टली 3 अवस्थाएं होती हैं: प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें देखिए भूमि हमारा स्थिर साधन है और श्रम हमारा परिवर्तनशील साधन है। भूमि का हमारा एक लिमिटेड 1 हेक्टेयर है हमारे पास में, उसमें हम श्रमिकों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं तो इसके फलस्वरूप हमारा टोटल प्रोडक्शन क्या हो रहा है? पहले तो बढ़ रहा है और फिर बाद में एक लिमिट के बाद में ये घटना प्रारंभ कर देता है। जैसे हमने एक ये भूमि का टुकड़ा लिया है, इसमें जब हम एक श्रमिक काम करता है तो इसमें हमें 10 प्रोडक्शन होता है, 2 काम करते हैं तो 30, 3 काम करते हैं तो 60, 4 काम करते हैं तो 80, फिर 90 और फिर धीरे धीरे ये क्या हो जाता है? घटना प्रारंभ कर देता है। जो हमारा एवरेज प्रोडक्शन है वो टोटल प्रोडक्शन के आधार पर हम निकालते हैं। तो हमारा टोटल प्रोडक्शन क्या है? 10 है, तो एवरेज प्रोडक्शन कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एल। हमारा टोटल प्रोडक्शन कितना है? सेकेंड यूनिट में हमारा टोटल प्रोडक्शन 30 है, इसमें हमारा एल कितना है? लेबर कितनी यूनिट्स काम में ले रहे हैं? 2 यूनिट्स की, तो 30 डिवाइड बाय 2, तो हमारी जो एवरेज प्रोडक्शन है वो आ जाएगा हमारा 15। इसी तरह से हम बाकी सारा निकालेंगे। थर्ड जब हमारी लेबर रहती है तो हमारा एवरेज प्रोडक्शन 20 हो जाता है। हम देखते हैं कि लेबर एवरेज प्रोडक्शन भी हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर ये घटना प्रारंभ हो रहा है। लेकिन हमने एक एवरेज प्रोडक्शन पढ़ते टाइम हमने एक नियम पढ़ा था कि एवरेज प्रोडक्शन कभी भी 0 नहीं होता है और कभी भी 0 नहीं होता है। वही हम क्या देख रहे हैं? इस टेबल में देख रहे हैं कि एवरेज प्रोडक्शन कभी भी ना तो 0 होता है और ना ही नेगेटिव होता है। इसी तरह से हम मार्जिनल प्रोडक्शन निकालेंगे। मार्जिनल प्रोडक्शन कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला है डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल। हम मार्जिनल प्रोडक्शन निकालते हैं, हम देखते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्शन एक सीमा तक तो हमारा बढ़ता है और फिर ये 0 हो जाता है और उसके बाद ये नेगेटिव हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। जब मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ता है तो उसे हम फर्स्ट स्टेज कहते हैं प्रोडक्शन की। जब ये 0 होता है तो वो प्रोडक्शन की सेकंड स्टेज, और जब ये नेगेटिव हो जाता है तो वो प्रोडक्शन की थर्ड स्टेज कहलाती है। हम देखते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्शन 0 कब होता है? मार्जिनल प्रोडक्शन 0 तब होता है जब हमारा टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है। हम देख रहे हैं कि जब हम लेबर की 6 यूनिट्स यूज़ में लेते हैं तब हमारा
मार्जिनल प्रोडक्शन 0 होता है। इसको हम एक डायग्राम के रूप में शो करते हैं। हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। यहाँ पर ब्लैक आउटलाइन से मैंने टोटल प्रोडक्शन को, रेड आउटलाइन से एवरेज प्रोडक्शन को और ब्लू लाइन से मार्जिनल प्रोडक्शन को शो किया है। हमने डायग्राम बनाया है, OY एक्सिस पर टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन को शो किया है और OX एक्सिस पर मैंने श्रम की इकाइयों को शो किया है। जो हमने टेबल बनाई है उसके अकॉर्डिंग हमने इस डायग्राम को तैयार किया है। तो स्टूडेंट्स ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप टेबल बनाइए और डायग्राम बनाइए। इस पूरे डायग्राम को एक्सप्लेन हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे और बाकी जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।